नमस्कार साथियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर कि बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आपकी उसी मेहनत को सफलता तक पहुंचाने के लिए और एक सरकारी सेवा में आपको कार्यरत बनाने के लिए मैं आप सभी के लिए सबसे खतरनाक और सबसे आपको जो कठिन सब्जेक्ट लगता है साइंस, उसके लिए आप सभी के लिए रामबाण आपके लिए मैंने कहा कि सामान्य विज्ञान का भंडारा अर्थात पाचन तंत्र आज का हमारा टॉपिक प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि मानव शरीर का ही पार्ट है। इसको हम एक ही क्लास में कंप्लीट टॉपिक को खल्लास करने वाले हैं। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, बाद में उसके एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरे टॉपिक को रिवीजन करवाऊंगा। ये फोर्थ ग्रेड ही नहीं, साथ के साथ राजस्थान पुलिस, पटवारी या अन्य राजस्थान का या राजस्थान के बाहर कोई भी एग्जाम होता है जहां पर पाचन तंत्र टॉपिक लगता है या मानव शरीर टॉपिक लगता है, तो ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए बराबर रूप से क्या है बताओ महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी जो है ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। आज की क्लास का एक आगाज हम करना चाहते हैं बिल्कुल वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बिल्कुल अब गणेश जी के नाम मैंने ले लिया है और अब हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक का सफर आपका मैं तैयार करवाने वाला हूं। विद्यार्थियों, सिलेक्शन के लिए जरूरी है एक बेहतरीन टीम के मार्गदर्शन में तैयारी करने की, और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मात्र 999 रुपए के अंदर आप सभी के सामने 999 रुपए के अंदर आपको फोर्थ ग्रेड के अंदर आपको कंप्लीट लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच मिल रहा है, जिसके अंदर आपको हाई क्वालिटी वीडियोस लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, पैनल पीडीएफ आपको यहां पर मिलने वाला है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलने वाली है, और आपका बहुत ही शानदार बैच आपका हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस बैच के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज आप सभी के सामने स्टार्ट हो रहा है हमारा सामान्य विज्ञान का मानव शरीर का कंप्लीट विज्ञान का भंडारा, जिसमें पाचन तंत्र है और थ्योरी के साथ साथ हम यहां पर एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग हम थ्योरी से करेंगे, पूरा टॉपिक आपको थ्योरी के माध्यम से रिवाइज करवाऊंगा और थ्योरी के बाद इसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं। गणपति बप्पा मोरिया, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बिल्कुल शुभम जी नमस्कार, नीतू शर्मा नमस्कार, मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, साना, प्रियंका, मीणा, सुषमा, नीतू, सभी का स्वागत, प्रियंका बिल्कुल सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ सके हमारी क्लास के साथ और इस क्लास का लाभ उठा पाए। सरोज नमस्कार बच्चे। आइए देखिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मानव पाचन तंत्र। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आराम से। आपने कभी भी नहीं पढ़ा है ना इस टॉपिक को, कभी भी नहीं पढ़ा है मान लो आज से पहले, तो भी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और आप इसका हर एक प्रश्न बना पाएंगे। इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपसे। तो बस आप इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज को आप नोट करते हुए चलना, एयरफोन लगा करके आराम से पढ़ते रहना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका आज से ही आपकी साइंस सबसे मजबूत सब्जेक्ट होगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। आइएगा, ये टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़ा, मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। मानव का पाचन तंत्र। सबसे पहले गुरुजी पाचन क्या होता है? तो पाचन का मतलब होता है डाइजेशन, और डाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो भोजन के जो लार्जेस्ट पार्टिकल हैं या भोजन के जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल हैं, इनको सिंपल पार्टिकल में तोड़ना, अर्थात भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है बताओ? पाचन कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि जो भोजन के जो जटिल अणु थे, इन जटिल अणुओं को आपको किसमें तोड़ना है प्यारे बच्चे? सरल अणुओं में तोड़ना है। तो जटिल अणुओं को सरल अणु में तोड़ना ही क्या कहलाता बताओ? आपका पाचन कहलाता है। जैसे आपको मैंने बताया जो प्रोटीन होता है ना, ये जो प्रोटीन होता है ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो होता है ये टूटता है अमाइनो एसिड में। बोलो किसमें टूटता है? अमाइनो एसिड में। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल था, जो आपने दाल वगैरह खाई ना उसमें प्रोटीन था, उसको ये बदल देगा अमाइनो एसिड में। तो इसको कौन कौन बदल रहा है इस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में? इसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह काम करते हैं, और उन एंजाइमों को जिस तंत्र के अंदर पढ़ा जाता है उसी तंत्र का नाम क्या है बताओ? पाचन तंत्र होता है। अब पाचन तंत्र बच्चों इन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। समझना, पहले पहले आप किसी भी चीज को ग्रहण करोगे तो नाम हो जाएगा अंतःग्रहण, क्योंकि आपने उस चीज को ग्रहण किया है अंदर। तो सबसे पहले करोगे अंतःग्रहण, फिर उसका हम पढ़ेंगे पाचन, कहां कहां पर होता है सारी बातें आपको बताई जाएगी। फिर उसका होगा पाचन, और पाचन के बाद उनका अंगों के द्वारा होगा अवशोषण, फिर उसका होगा अवशोषण, फिर यह अंगों को एनर्जी देगा, उस एनर्जी को बोलते हैं स्वांगीकरण,
और सबसे लास्ट में होगा उत्सर्जन, जिसको बोलते हैं मल त्याग करना। तो ये पांचों स्टेप आप याद रखना। सबसे पहली स्टेप है अंतःग्रहण, दूसरी स्टेप का नाम है पाचन, तीसरी का नाम है अवशोषण, चौथी का नाम है स्वांगीकरण और पांचवी का नाम है मल त्याग। इन 5 स्टेप में जाकर के ये 5 अवस्थाएं होती है पाचन की, जिसके अंदर पाचन होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। कभी नहीं पढ़ाए ना फिर भी आपको मजा आ जाएगा और कभी पढ़ भी रखा है ना तो आपको नई बातें सीखने को मिलेगी, इस बात का विश्वास है। चलिए फिर बच्चों, हम यहां पर बात करना चाहते हैं कि पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। आपकी पूरी बॉडी में भोजन मुंह से लेकर के जहां से भोजन एग्जिट होता है ना, उस भाग को कहते हैं आहार नाल। पूरा एलिमेंट्री कैनाल, जहां से खाना खाया वहां से लेकर के एग्जिट होता है जहां तक, जिसमें छोटी आंत बड़ी आंत सब आ गए, उसको बोलते हैं हम क्या बताओ, आहार नाल के विभिन्न भाग। और एक होती है आहार नाल की ग्रंथियां, ग्रंथियां जहां से एंजाइम निकलते हैं। तो ध्यान से समझना, आहार नाल के भागों की बात करूं तो देखो कौन कौन होता है। सबसे पहले आता है मुख गुहा। सबसे पहले कौन आती है बताओ? मुख गुहा, माउथ केविटी आती है। फिर आती है आपकी ग्रसनी। बोल कौन आती है? ग्रसनी आती है। फिर आपका भोजन जाता है ग्रसिका में। कहां जाता है बताओ? ग्रसिका में। फिर ग्रसिका के बाद भोजन जाता है अमाशय में, अर्थात स्टमक में जाता है। फिर भोजन जाता है आपकी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर आपका भोजन जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। और फिर उसके बाद भोजन जाता है गुदा में, और गुदा द्वारा शरीर से क्या जाता है? बाहर। तो ये सारे तो हो गए आहार नाल के विभिन्न भाग। और ग्रंथियों की बात करें तो एक तो आती है लार ग्रंथि, जो कि मुंह के अंदर होती है। एक आती है यकृत, जिसे बोलते हैं लीवर ग्रंथि। और एक आती है अग्नाशय। बोलो कौन सी आती है? अग्नाशय, पैनक्रियाज। ये 3 ग्लैंड अपने को इसके अंदर पढ़नी होती है। तो आप ध्यान से समझना मेरी बातों को कि पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है बताओ? पाचन कहलाता है। पाचन की 5 अवस्थाएं होती है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्यागना। आहार नाल के भाग होते हैं मुख गुहा, माउथ केविटी, फिर आता है ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा, और यहां पर लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय। इस प्रकार आपकी पहली स्लाइड क्लियर होती है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या पहली स्लाइड समझ में आ गई? सर प्लीज रिपीट एक बार। बिल्कुल मैंने रिपीट कर दिया प्यारे बच्चे। एक एक चीज मैं आपको इतनी ईमानदारी से बताऊंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। जब ये क्लास खत्म होगी ना बच्चों, तो इस बात का मैं दिल से कहता हूं कि आपके दिल से मेरे लिए दुआ निकलेगी। इतनी बेहतरीन क्लास मैं आपके सामने यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूं, ये बहुत ही बेहतरीन क्लास। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, बताओ कहां से भोजन पाचन स्टार्ट होता है? मुख गुहा से, जिसे माउथ केविटी या ओरल केविटी कहा जाता है। सबसे पहले आपने मुंह के अंदर भोजन डाला। जब मुंह में भोजन डाला तो मुंह में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले होता है दांत। बोलो कौन होते हैं बताओ? दांत होते हैं बच्चों आपके सामने। फिर होती है आपकी जीभ। बोलो कौन होती है बताओ? जीभ होती है। फिर उसके बाद जब नीचे भोजन जाता है तो फिर आती है ग्रसनी, जिसे कहते हैं फैरिंग्स। फिर उसके बाद आता है ग्रास नली या ग्रसिका, जिसे फूड पाइप कहते हैं। और फिर आता है अमाशय, और फिर भोजन जाता है आपकी छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद फिर भोजन जाता है आपका गुदा में, और यहां से भोजन सीधा मल द्वारा बाहर निकल जाता है। इस पूरे भाग को ही आहार नाल, और ये इस प्रकार पूरा पोर्शन होता है। बच्चे समझ में आ गई मेरी बात? यस गुरुजी। अब देखो सबसे पहले यहां पर ये इस प्रकार होता है। यहां पर देखो, यहां से भोजन गया अंदर, और जाने के बाद इस जगह लार ग्रंथि होती है, जिसे बोलते हैं अपन सलाइवरी ग्लैंड। जो अपन बात करना चाहते हैं यहाँ पर सलाइवा अर्थात लार ग्रंथि के बारे में। फिर यहां पर आती है इसोफेगस, जिसे बोलते हैं ग्रसिका। ये दिख रही है आपको, ये स्टमक दिख रहा होगा आपको। ये आपका पेट होता है बच्चों, पेट स्टमक। स्टमक के जब नीचे जाओगे आप बच्चों, तो यहां पर आपको ये गपल सपड़ दिख रही है। ये कौन सी आंत होती है? छोटी आंत। और ये मोटी सी दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। इस अमाशय के नीचे होता है ऐसा, ये होता है पैनक्रियाज, जिसे बोलते हैं अग्नाशय। ये इस प्रकार आपको दिख रहा है, ये लीवर होता है बच्चों। इस लीवर के नीचे ही यहां पर पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर होता है। फिर ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये होती है रेक्टम, जहां से भोजन वापस अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जिसे बोलते हैं गुदा। और ये आपका स्टमक हो गया, ये आपकी ग्रसिका हो गई, ये आपकी लार ग्रंथि हो गई। इस प्रकार आपका एक डाइजेशन वर्क करता है, जिसमें आपके पास में 2 पार्ट होते हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत और एक बड़ी आंत, याद रखना बच्चों, याद रखना प्यारे बच्चे। सबसे अधिक पाचन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक पाचन कहां पर होता है, तो आपको बताना है सबसे अधिक पाचन हमारा छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है प्यारे बच्चे। साथ ही साथ पूछे कि अंतिम पाचन कहां होता है, तो आपको बताना है प्यारे बच्चे अंतिम पाचन भी छोटी आंत में ही होता है।
साथ ही साथ अगर आपसे पूछे सर्वाधिक भोजन का अवशोषण कहां पर होता है, प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक भोजन का अवशोषण कहां पर होता है, तो वो भी बताना है आपको प्यारे बच्चे। क्या बताना है, तो सर्वाधिक भोजन का अवशोषण भी हमारा छोटी आंत में ही होता है। तो याद रखना, सर्वाधिक पाचन, अंतिम पाचन और सर्वाधिक भोजन का अवशोषण सब कुछ बताओ कौन सी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। जबकि बड़ी आंत के अंदर बच्चे जल का अवशोषण होता है। बोलो क्या होता है प्यारे बच्चे, जल का अवशोषण होता है, एब्जॉर्वेशन होता है, एब्जॉर्ब होता है जल, अर्थात पानी के बारे में आपको बताना है। बताओ कौन है, बड़ी आंत। जबकि यहां क्या बताना है, बताओ आपको छोटी आंत। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और इसके भी तीन होते हैं, सिक्कम, फिर आता है कोलम और फिर आता है रेक्टम। तीन पार्ट होते हैं छोटी आंत के और बड़ी आंत के। तो ऐसे याद रखो कि बोलो डीजे आया, बोलो क्या बोलोगे, डीजे आया, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, डीजे आया और चाचा चाची राजी हुए। चाचा का मतलब सिक्कम, चाची का मतलब कोलम और आर का मतलब रेक्टम। इस प्रकार आपके सामने एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। गुरुजी इसको पहले बीच में क्यों पढ़ाया, क्योंकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि दांत के बारे में आप जानते हैं, जीभ के बारे में आप जानते हैं। दोबारा से मेरी बात को समझना, डीजे आया, काका काकी राजी हुए। बहुत बढ़िया बच्चों, दोबारा से समझिए। भोजन की बात करें तो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। पाचन के दो भाग होते हैं, एक सारे अंग आते हैं, एक सारी ग्लैंड आती है, 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है। सबसे पहले अपन मुख गुहा चालू करेंगे। उससे पहले हमने मुख गुहा चालू करने से पहले हमने छोटी आंत और बड़ी आंत में और डायग्राम के माध्यम से एक चित्र समझा कि इस चित्र के माध्यम से आपको किस प्रकार क्लियर करना है। और अब हम पढ़ते हैं मुख गुहा। और मुख गुहा में 3 पार्ट होते हैं, दांत आता है, जीभ आता है और लार आती है। मतलब एक तो दांत पढ़ने हैं, एक जीभ पढ़नी है और एक लार पढ़नी है। सबसे पहले अपन बात करना चाहे बच्चों, बिल्कुल ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। बहुत बढ़िया, ये इस प्रकार आपके सामने दांत पाए जाते हैं। सुनना है आराम से। जब इस दांत को आप देखेंगे तो सबसे पहले जो दांत दिखाई देते हैं बच्चों, उनका नाम होता है इंसाइजर। कौन से होते हैं, इंसाइजर होते हैं। जो ये ये जो दिख रहे हैं ना, ये आगे आगे के आगे 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 आगे, इनका नाम होता है इंसाइजर। क्या होता है, इंसाइजर। फिर ये तीखे तीखे दिख रहे हैं, जहां से मिराज, जो बहुत सारी लड़कियां मिराज खाती है, वैसे पढ़े ई, तो ये मिराज होती है कैनाइन। बोलो क्या होती है, कैनाइन। फिर जो चबाने का होता है वो होता है प्रीमोलर, और फिर लास्ट में होता है मोलर। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले 4 प्रकार के जो दांत होते हैं, उनमें पहले दांत का नाम होता है इंसाइजर। बोलो कौन सा होता है, इंसाइजर होता है प्यारे बच्चे। दूसरे का नाम होता है कैनाइन। बोलो कौन सा होता है, कैनाइन होता है प्यारे बच्चे। तीसरे का नाम होता है बच्चे प्रीमोलर। बोलो कौन सा होता है नाम बच्चे, प्रीमोलर। और चौथे का नाम होता है प्यारे बच्चे मोलर। बोलो कौन सा होता है बच्चे, मोलर। 4 प्रकार के दांत यहां पर होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत यहां पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले इन दांतों का काम होता है काटना। इनका काम होता है काटना। इनका काम होता है प्यारे बच्चे चीरना फाड़ना। इनका काम क्या होता है, चीरना और फाड़ना। इनका काम होता है चीरना और फाड़ना। और इन दोनों का काम होता है प्यारे बच्चे चबाना। बोलो क्या होता है बच्चे, चबाना इनका काम होता है। आप सभी को याद रखना है। ये आपके सामने इंसाइजर, कैनाइन और बताओ क्या हो जाएगा, प्रीमोलर और मोलर। मोलर लास्ट वाला होता है बच्चों। और आपका जो थर्ड मोलर दांत होता है, प्रश्न आता है बच्चे, यहां से पटवारी में आया था, थर्ड मोलर जो दांत होता है इसको हम बोलते हैं अक्कल दांत। बोलो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अक्कल दांत कहा जाता है। थर्ड मोलर दांत को हम कहते हैं अक्कल दांत। बोलो क्या बोलते हैं बच्चे, अक्कल दांत कहा जाता है। थर्ड मोलर दांत को ही हम क्या कहते हैं, अक्कल दांत कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि थर्ड मोलर दांत को ही हम अक्कल दांत कहते हैं। समझ में आ गई बच्चों। फिर ध्यान रखना क्या क्या बातें हैं जो मैं आपको वन बाय वन करके बताता रहूंगा, ध्यान से समझिएगा। फिर यहां पर बच्चों आपके सामने दांतों में यहां पर पाई जाती है इनेमल की परत। और ये इनेमल की परत बच्चों हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है ना। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, ध्यान रखना। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है और ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और याद रखना बच्चे कैल्शियम फॉस्फेट का। बहुत सारी लड़कियां मंजन नहीं करती, ब्रश नहीं करती ना, तो यहां पर धीरे धीरे इनेमल का क्षरण होता जाता है, इनेमल कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे इनेमल पीले पीले। कुछ के तो है ना बिल्कुल ही मतलब ब्रश नहीं करती लड़कियां, जैसे कर ई आ जाता है यहाँ पे, ब्रश नहीं करती। तो बोलो सही है बात, यस।
हाँ जी, तो ध्यान देना सभी प्यारे बच्चे। तो इनेमल की बात करें तो ये बताओ किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और बोलो कैल्शियम फॉस्फेट का। फिर बच्चों यहां पर आता है आपका डेंटिन, जो कभी कभी आप देखना कि आप ठंडा पानी पीते हैं और ठंडा पानी पीते हैं आपके दांतों में झनझनाहट सी होती है, तो उस जानकारी को आपके ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? तो डेंटाइन पहुंचाता है, जिसे डेंटिन भी कह देते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? डेंटिन। फिर ऊपर होता है पल्प, ये जो ऊपर होता है ना ये होता है पल्प। ये ऊपर वाला क्या होता है बताओ? पल्प होता है। जो अंदर धसी होती है जड़ें, उनको रूट कैनाल कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? रूट कैनाल कहते हैं। फिर आता है आपके सामने जम टिश्यू, फिर आता है यहां पर आपके बीच में सीमेंट, और फिर आती है यहां पर नर्व ब्लड वेसल्स। यहां छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, देखना कुछ लोगों के ब्लड निकलने लग जाता है इनसे, किनसे? दांतों से। तो ब्लड वेसल्स में गड़बड़ी हो जाती है और नीचे आती है आपकी बोन। इस प्रकार आपके सामने दांत के 3 हिस्से माने जाते हैं। एक ऊपर वाला होता है जिसे बोलते हैं क्राउन, बीच वाला होता है नेक, और नीचे वाला होता है रूट। इस प्रकार दांत के 3 भाग पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है बच्चों। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। बोलो समझ में आ गया सभी को? सर जी लड़कियां तो भाव खाती है। हाँ बहुत बढ़िया, बोलो समझ में आ गया बच्चों, याद रखना। अब ध्यान से समझना, इनके लिए बच्चों आते हैं डेंटल फॉर्मूला। दांतों की संख्या बताने के लिए आते हैं आपके पास डेंटल फॉर्मूला। सुनना मेरी बात को, कैसे डेंटल फॉर्मूला आते हैं मैं लिख करके बताता हूं। देखो बचपन में डेंटल फॉर्मूला ये होता है 2102 बटा 2102, ठीक है, और इंटू करना है 2। अब ध्यान समझना, ये आपके ऑलरेडी सीक्वेंस में है, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले इंसाइजर होता है, दूसरे नंबर पे कैनाइन होता है, तीसरे नंबर पे प्रीमोलर होता है, और चौथे नंबर पे मोलर होता है। यही होता है ना बच्चे? 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब ध्यान से समझना, बच्चों की बात करेंगे तो 2 ऊपर होते हैं बच्चे, 2 नीचे होते हैं। 2 और 2 4, और 4 दूनी 8। इसका मतलब इंसाइजर जो बच्चों में होते हैं वो 8 होते हैं। इंसाइजर कितने होते हैं? 8। फिर देखना, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, तो 1 और 1 2, और 2 दूनी 4। तो बोलो कितने हो जाएंगे बच्चे? 4 हो जाएंगे। फिर देखना प्रीमोलर, 0 ऊपर 0 नीचे, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आते हैं। बोलो 0 आ गए। फिर बच्चों मोलर की बात करें, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 2 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने तो 8 और 4 12, 12 और 8 20। इसका मतलब छोटे बच्चों में टोटल दांत की संख्या कितनी होती है बताओ? 20 होते हैं, जिन्हें अपन मिल्क टीथ के नाम से कहते हैं, प्राइमरी टीथ कहते हैं। तो देखो सामने लिखा हुआ है, इनकी संख्या कितनी होती है बताओ? 20 होती है। ये प्राथमिक दंत सूत्र आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर आपके सामने हैं। ये 4 प्रकार के दांतों का सूत्र आपको पता होना चाहिए। फिर जब स्थायी दांत की बात करें, परमानेंट, जो कि एडल्ट में होते हैं, वो आप सभी के सामने है, और उसका सूत्र होता है 21 23 बटा बोलो बच्चे 21 23 इंटू 2 की बात करेंगे तो आप बोलेंगे गुरुजी सबसे पहले आप मुझे बताओ इंसाइजर कितने होंगे? तो आप मुझे एक झटके में बताएंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 4 दूनी बोलो कितने आएंगे बताओ? 8 आ जाएंगे बच्चे। 1 ऊपर 1 नीचे 2, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे बताओ? 4 हो जाएंगे प्यारे बच्चे। फिर 2 ऊपर 2 नीचे, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो जाएंगे बच्चे? 8 हो जाएंगे बच्चे। फिर 3 ऊपर 3 नीचे, 3 दूनी 6, 6 दूनी बताओ कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चे? 12 हो जाएंगे। तो बताओ 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 4 कितने हो गए बच्चे? 32 हो गए। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपको ध्यान रखना है। बचपन में जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं, जबकि अभी जो दांत होते हैं परमानेंट वो बताओ कितने होते हैं? 32 होते हैं। अगर मैं इनमें से पूछूं कि ऐसे कितने दांत है जो एक बार आते हैं, मतलब वो एक बार दंती होते हैं, तो आप बताना गुरुजी टोटल जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं, और 32 में से अगर मैं 20 घटा दूंगा तो बोलो कितने आ जाएंगे बच्चे? 12 आ जाएंगे। जो 12 दांत है ना वही कौन से हैं बताओ? एक बार दंती है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा और चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार बताइए मुझे, अब बताइए मुझे क्या क्लियर हो गया सभी को? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। आप बिल्कुल दिल से बता पाएंगे कि गुरुजी वास्तव में आपने, हाँ गुरुजी रोज क्लास लेना आपके बिना यूट्यूब ही सुना सुना लगता है। बिल्कुल मैं अब रोज क्लास लूंगा, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी छुट्टी के, अंत तक क्लास लूंगा, पूरे चैप्टर कवर कराऊंगा। और अभी पटवारी वालों के लिए भी मैं स्पेशल सेशन लेकर के आने वाला हूं, चिंता मत करिए। तो सबसे पहले दांतों के बारे में बात करेंगे तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहले का नाम इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर होते हैं। और थर्ड मोलर दांत को ही हम अक्कल दांत के नाम से जानते हैं। दांतों में हमारे शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल पाया जाता है, और साथ ही साथ दंत सूत्र होता है बचपन में 2102 बटा 2102 इंटू 2, और वयस्क अवस्था में होता है 2123 बटा 2123 बटा 2123 इंटू 2। ये आपको पता होना चाहिए। और एक बार दंती दांतों की संख्या 12 होती है। एक बार मुझे बताएं
क्या समझ में आ गया बच्चों आपके सामने? दांत। फिर देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है और इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। बताओ समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। नंबर 2 पर बच्चों आपके सामने आती है जीभ। बोलो कौन आती है? बताओ। जीभ आती है। ये आपको याद रखना है जीभ के बारे में, टंग के बारे में। तो टंग कुछ इस प्रकार दिखती है बच्चे, और जब आप इस टंग को देखेंगे तो इस टंग के अंदर यहां पर पीछे वाला भाग इसका फ्रेनुलम कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? फ्रेनुलम कहलाता है। और ये फ्रेनुलम गर्दन की हड्डी हायोड से जुड़ा होता है। बोलो किससे जुड़ा होता है बच्चे? हायोड से जुड़ा होता है। जीभ का पीछे वाला भाग फ्रेनुलम किससे जुड़ा होता है बच्चे? हायोड से जुड़ा होता है। बोलो किससे जुड़ा होता है? हायोड से जुड़ा होता है। अब सुनना, इस जीभ पर छोटी छोटी टेस्ट बड्स पाई जाती है, जिनमें आगे वाली टेस्ट बड्स मीठे का ज्ञान करवाती है और पीछे वाली टेस्ट बड आपके कड़वे का ज्ञान करवाती है। याद रखिएगा, लोग आगे से बोलते हैं मीठा और पीछे से बोलते हैं कड़वा। लोग आगे से बोलते हैं मीठा, पीछे से बोलते हैं कड़वा। ये साइड वाला हिस्सा नमकीन को बताता है। बोलो किसको बताता है प्यारे बच्चे? नमकीन को बताता है। और इधर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये खट्टे को बताता है। बोलो किसको बताता है? खट्टे का ज्ञान करवाता है। और बीच में कोई भी स्वाद ग्रंथि, स्लाइवरी, जो आपकी स्वाद के लिए जो आपकी टेस्ट बड्स होती है वो कोई नहीं होती। तो इस जीभ के अंदर आपको बस इतना सा याद रखना है जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं तो इसी मुंह में आती है लार। बोलो कौन आती है? लार आती है प्यारे बच्चे। और जब इसकी बात करें बच्चों, हाँ, जब मैं इसकी बात करूं लार के बारे में, तो लार के बारे में क्या बात करेंगे? हाँ जी, बोलो। लार की बात करें तो लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। नोट करना मेरे साथ में बच्चों। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है बच्चे। सबसे पहली ग्रंथि का नाम है ना? सबसे पहली ग्रंथि का नाम फटाफट बताओ मुझे। लार में 2 एंजाइम होते हैं बच्चों। लार में कितने एंजाइम होते हैं? 2 एंजाइम होते हैं। सबसे पहले एंजाइम का नाम है टाइलिन। नाम याद रखना बच्चे इसका, टाइलिन याद रखना। और दूसरा याद रखना लाइसोजाइम। बोलो क्या बोलोगे? लाइसोजाइम याद रखना। टाइलिन और बोलो क्या बोलोगे? लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है प्यारे बच्चे? तो ये स्टार्च का पाचन करता है। नोट करके रखना, जब आप खाना खाते हैं तो खाने में स्टार्च खाते हैं, गेहूं खाते हैं, तो उस स्टार्च का डाइजेशन अर्थात उस स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। उस स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। और लाइसोजाइम क्या करता है प्यारे बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए, ये कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। कीटाणुओं को नष्ट करने का जो काम करता है प्यारे बच्चे, वो आपका करता है लाइसोजाइम। आप ध्यान से सुनना बच्चे, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उस समय कोई भी आपके मच्छर जो है वो आपकी आंख में आकर के गिर जाता है। जब वो आंख में आकर के गिरता है ना, तो लगभग वो मरा हुआ ही निकलता है। कुछ लोगों को मैंने पूछा कि ये बता मरा हुआ क्यों निकला रे लाला? तो उसने बोला कि भाई साहब ये इसलिए निकलता है कि मेरी आंखों से पानी आता है। अरे भाई, माचर रेवई पानी में जाए और तू कह रहा है तेरी आंखों से पानी आता है? पानी से मच्छर मरेंगे? नहीं मरेंगे। याद रखना बच्चे, आंखों से भी लाइसोजाइम निकलता है। साथ ही साथ आप देखो, हम तो गांव के देसी आदमी हैं, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, ई देसी की फैन या दुनिया हो रही रे। अरे सुबह सुबह उठ करके आपके गांव में किसी के मान लो यहां दाद हो गया, हाँ सीधा दाद हो गया, तो दाद होने पर क्या करते हैं? सुबह सुबह उठ करके बासी थूक लगाते हैं। क्योंकि पूरी रात भाई साहब, पूरी रात क्या होती है? लार बनती है। सुबह उठ करके वो बासी थूक लगाएंगे तो लार में लाइसोजाइम होता है जो उस कीटाणुओं को नष्ट कर देगा। कुछ के तो इतनी भयंकर लार निकलती है भाई साहब, पूरा तकिया गीला कर देते हैं भाई साहब। बोलो यस और नो? यस बच्चों, क्लियर है सभी को? यस। तो लाइसोजाइम क्या करता है बच्चे? कीटाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। जबकि टाइलिन क्या करता है बताओ? स्टार्च का पाचन करने का काम करता है। बताओ सही बात है? यस। हाँ, तो याद रखना सभी विद्यार्थी, अगर मैं बात करूं बच्चों लार के बारे में, तो लार के बारे में याद रखना, एक तो होती है लिंगवल, है ना भाई? एक तो होती है बच्चों लिंगवल और एक होती है बच्चों सबलिंगवल, है ना? सबलिंगवल होती है, एक होती है सबलिंगवल और
सब मैंडिबल भी बोल सकते हैं इसको, सबलिंगुअल या फिर सब मैंडिबल। और एक होती है बच्चों पैरोटिड। और ये जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, ये पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है बच्चों। पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड, पैरों में टिड्डे चल रहे हैं आपके, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और आपने एक रोग सुना होगा गलसुआ। क्या सुआ? गलसुआ। क्या सुआ? गलसुआ। इस गलसुआ रोग के अंदर, इस गलसुआ रोग के अंदर पैरोटिड ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है। तो यहां पर पैरोटिड ग्रंथि में क्या आ जाती है बताओ? सूजन आ जाती है। याद रखने की बात है, इंपॉर्टेंट है बच्चों लार के बारे में। बताइए क्या क्लियर है सभी को? मुंह के अंदर सबसे पहले अपन ने बोला तो हमारा जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो मुख गुआ हुआ था। और मुंह में सबसे पहले अपन ने दांत पढ़ा। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ वो हुआ मुख गुआ। और मुख गुआ के अंदर भोजन को हम कहते हैं बोलस। अरे मुंह से बोलते हो ना, तो ऐसे याद रखना, मुंह से में क्या होता है बताओ? बोलस होता है। और इस बोलस, मुंह में भोजन की अवस्था को बोलस कहा जाता है। इसमें हमने दांत पढ़ा, दांतों के प्रकार पढ़े, फिर हमने जीभ पढ़ी, और फिर हमने इसमें लार पढ़ी। और लार से कौन कौन एंजाइम निकलते हैं वो एंजाइम पढ़े। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा, क्या आप सभी को पूरा समझ में आ रहा है बच्चों? मजा आ रहा है पढ़ करके? कुछ सीखने को लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना बच्चों? ये आपकी क्लास जो है 4th ग्रेड ही नहीं, 4th ग्रेड के साथ ही साथ राजस्थान पुलिस, उसके साथ ही साथ पटवारी या अन्य राजस्थान या राजस्थान के बाहर का कोई भी एग्जाम जहां पर साइंस आती है, उन सभी एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इस क्लास को एंजॉय करें, पढ़ें, मजा आ जाएगा बच्चों। लक्ष्मणगढ़ से नमस्कार, नमस्कार मोहित भैया, नमस्कार, बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल साहब, बिल्कुल, यस बाबा, यस यस यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। आगे बढ़े, यस। आगे देखो बच्चों, आहार नाल के विभिन्न भाग। अगली आती है हमारे पास ग्रसनी। बोलो कौन आती है? ग्रसनी। बताया था मैंने आपको। देखो बच्चों, यहां से भोजन जब जाता है ना तो दांत करते हैं, जीभ चबाती है, लार उसको पचाती है, तो 3 काम हो गए। फिर भोजन जाता है यहां पर ग्रसनी में, और इस ग्रसनी के अंदर नो डाइजेशन बच्चों, यहां पर कोई पाचन नहीं होता। यहां पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। बोलो कौन सा ढक्कन होता है? एपिग्लोटिस एक प्रकार का ढक्कन पाया जाता है जो कि आपकी विंड पाइप और फूड पाइप को अलग अलग करता है। अर्थात कि भोजन नली को और आपके सामने भोजन नली को और बताओ श्वास नली को अलग अलग करता है। भोजन नली और श्वास नली को क्या करता है प्यारे बच्चे? अलग अलग करता है। याद रखिएगा, बोलो क्या करता है? अलग अलग करता है। आपने एक नाम सुना होगा प्यारे बच्चे, यहां पर हिचकी, हिचकी हिचकी हिचकी, हिचकी आवे माने आधी रात सू, हिचकी आवे माने आधी रात सू, खुण करे माने याद। तो देखो भाई वो हिचकी है। हाँ हाँ, नियम साहब है बाबा, जहां खड़े हो वहां कोई कंटेंट ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बिल्कुल साहब, हिचकी। अब देखना बच्चों, हिचकी की बात करें बच्चों, तो आपने हिचकी देखो, एक ढक्कन होता है एपिग्लोटिस। कैसा होता है? एपिग्लोटिस। जब भोजन 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 जा रहा है तो वो श्वास नली को बंद कर देता है। कौन? एपिग्लोटिस। और जब श्वास आ रही है तो भोजन नली को बंद कर देता है। इसलिए चबाना और श्वास लेना एक साथ नहीं होता, या तो श्वास ही ले लो या चबाई लो, दोनों में से एक काम होता है। लेकिन हम तो विचित्र प्राणी हैं, इस संसार के सबसे बड़ा विचित्र प्राणी तो इंसान ही है बच्चों। रात को फोन पे बात कर ले, हमारा बाबू ने खाया खाया, और बात करते करते क्या करते हैं बताओ? चबाते भी हैं, है भाई, चबाते भी हैं और साथ साथ श्वास भी ले लेते हैं। अब ढक्कन कंफ्यूज, ढक्कन कंफ्यूज की भाई साहब भोजन नली बंद करूं कि श्वास नली बंद करूं, किधर का ही समझ में नहीं आ रहा, तो वो खुला रह जाता है। भोजन का पार्टिकल आता है, पार्टिकल आते हैं, वो भोजन का पार्टिकल श्वास नली में चला जाता है। अब श्वास नली में जाते मस्तिष्क को पता लगता है भाई साहब विदेशियों का आक्रमण हो चुका है, इधर तो इसका काम ही नहीं था, इधर क्या लेने आ गया ये। फिर आपका मस्तिष्क आपके डायफ्राम को, ये डायफ्राम इसको आदेश देता है, ओए ऊपर जा, ऊपर जा, चल 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 ऊपर चल। तो वो हिचकी आते ही वो पार्टिकल श्वास नली से कौन सी नली में आ जाता है? भोजन नली में आ जाता है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। समझे कि ना समझे? समझे कि ना समझे? याद रखना सभी विद्यार्थी। तो याद रखना, ये आवे हिचकी आवे तो ये हिचकी का ये कारण होता है, ना कि आप वो जो समझते हैं कि मैं को याद कर लें तो हिचकी आ रही है, नहीं आती है। ध्यान रखना, बस हिचकी तब आती है बच्चों जब आपको अपनी माँ याद करती है। क्या याद करती है? माँ याद करती है बच्चों, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है कि अगर आप परेशानी में हो और केवल आपने फोन पे केवल इतना बोल दिया ना, हेलो मम्मी प्रणाम, इतने में समझ जाएगी बेटा तेरे कोई ना कोई समस्या है, और हिचकी आने लग जाएगी। तो याद रखना, माँ का तोड़ तो साइंस के पास भी नहीं है साहब। वो माँ ही होती है जो अकेली 5 बेटों को बर्तन मांज करके पाल लेती है, लेकिन बाद में उन 5 बेटों से वो एक माँ नहीं पाली जाती। याद रखना, हमेशा माता पिता का रेस्पेक्ट करना, हमेशा माता पिता की रेस्पेक्ट करना प्यारे बच्चे।
क्लियर। चलो, एपिग्लोटिस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, याद रखना। एपिग्लोटिस में नो डाइजेशन, याद रखिएगा, नो डाइजेशन। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, केवल ये तो रास्ता देती है कि भाई तू श्वास नली में मत जा, तू भोजन नली में जा रे लाला, भोजन नली में जा। तो ये होती है आपकी फेरिंक्स। ग्रसनी के बाद आती है ग्रसिका। बोलो कौन आती है? ग्रसिका। इस ग्रसिका के अंदर भी कोई डाइजेशन नहीं होता, नो पाचन, नो पाचन मतलब कोई पाचन नहीं। यहां पर भी नो डाइजेशन, बोलो सही बात है, नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता गुरुजी। फिर यहां पर क्या होता है बच्चे? तो यहां पर भोजन के अंदर बच्चों कृमानुकुंचन गति होती है। बोलो कौन सी गति होती है? कृमानुकुंचन गति होती है। और उस कृमानुकुंचन गति के द्वारा, मतलब कृमानुकुंचन गति मतलब लगातार गति होती है, और उस कृमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन सीधा तुम्हारे पेट में आ जाता है, मतलब उसे क्या कहते हैं? आमाशय कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया बच्चों? याद रखना, कृमानुकुंचन गति की बात करें तो कृमानुकुंचन गति की बात करें तो कृमानुकुंचन जो गति है उसके द्वारा भोजन सीधा तुम्हारे पेट में आ गया बच्चों, आपके पेट में आ गया है, ये आमाशय के अंदर सीधा भोजन पहुंच गया। अब गुरुजी आमाशय में भोजन पहुंच गया, अब आमाशय में पहुंचने के बाद सुनना, अब आमाशय की कहानी हो तगड़ी है। सवाल आएगा भाई, जिस पेपर में आमाशय का सवाल नहीं आता वो पेपर रद्द कर दिया जाता है, इसलिए पेपर आमाशय का आएगा। जब आमाशय में भोजन आता है, सुनना, जब आमाशय में भोजन आएगा तो इस प्रकार का आपको आमाशय दिखता है, इस प्रकार का दिखा आमाशय। और इस प्रकार के आमाशय के अंदर बच्चों यहां पर 3 प्रकार के वाल्व होते हैं। पहला ऊपर वाला वाल्व होता है, उसका नाम है कार्डियक। बोलो क्या नाम है? कार्डियक वाल्व होता है पहला। नीचे होता है पाइलोरिक वाल्व, ताकि उसको पेट में ही रह सके भोजन, पाइलोरिक वाल्व होता है। और बीच में होता है प्यारे बच्चे फंडिक। इसी भाग में सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि इसमें भोजन सबसे ज्यादा देर रुकता है। जैसे ही भोजन ग्रसिका से आता है तो जैसे ही भोजन प्रवेश हुआ तो ये कार्डियक वाल्व बंद हो जाता है, फिर भोजन इस पार्ट में आ जाता है और नीचे वाला पाइलोरिक भी बंद हो जाता है ताकि भोजन नीचे नहीं जाए। इसलिए भोजन सबसे ज्यादा देर तक बताओ कहां रहता है? फंडिक भाग में रहता है। इस फंडिक भाग में ही सर्वाधिक पाचन होता है, याद रखना सभी प्यारे बच्चे। ये 3 भाग हो गए इसके। अब जैसे ही भोजन अंदर आता है तो यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, अर्थात जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और उन जठर ग्लैंड से, जठर ग्रंथियों से बच्चों गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस निकलता है बच्चे। और इस जठर रस, जिसे पाचक रस भी कहा जाता है, इस जठर रस में बच्चों HCl अम्ल होता है। और ये HCl अम्ल क्या करता है? तो याद रखना, ये HCl अम्ल प्यारे बच्चे कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। भोजन के साथ जो कीटाणु आए हैं उनको नष्ट करने का काम ये करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जैसे यहां पर HCl अम्ल बना, तो इस HCl अम्ल से सुरक्षा करने के लिए आमाशय के चारों ओर दीवारों पर बच्चों श्लेष्मा पाई जाती है, जो कि पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होती है, जिसे तुम बलगम कहते हो, वो श्लेष्मा पाई जाती है इस HCl अम्ल से बचाव करने के लिए। लेकिन हम तो विचित्र प्राणी हैं, HCl अम्ल ज्यादा मात्रा में पुआ पकौड़ी खा लिए, अर्थात ज्यादा मात्रा में कौन से पदार्थ खा लिए? तेलीय पदार्थ खा लिए। तो तेलीय पदार्थ खाने से होता क्या है? इस HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और इस HCl अम्ल की मात्रा बढ़ने से पेट में हो जाती है एसिडिटी। बोलो एसिडिटी हो जाती है, और इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम एंटी एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं। बोलो क्या खाते हैं बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रह जाएगा, मिल्क ऑफ क्या खाते हैं बताओ? मैग्नीशिया खाते हैं। याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं, अर्थात MgOS2 खाते हैं। बोलो क्लियर है सभी को? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दोबारा से समझिएगा। भोजन आता है, भोजन आने के बाद आमाशय में जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, जठर रस में HCl अम्ल निकलता है। HCl अम्ल कीटाणुओं को नष्ट करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है। HCl अम्ल से सुरक्षा करने का काम श्लेष्मा करती है। ज्यादा मात्रा में HCl अम्ल बढ़ने से पेट में जलन होती है, जिसे एसिडिटी कहा जाता है, और एसिडिटी को समाप्त करने के लिए आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOS2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाना पड़ता है, जो कि एक क्षार होता है जो पेट में एसिडिटी को समाप्त करने का कार्य करता है। मेरे हिसाब से आपको टकाटक समझ में आया होगा, एक एक बात आपको क्लियर हो गई होगी आमाशय के बारे में। बोलो क्लियर है क्या सभी को? अब बच्चों इस आमाशय के अंदर, इन जठर ग्रंथियों के अंदर 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, और सबसे पहली का नाम होता है आप सभी के सामने गॉबलेट सेल। ध्यान से सुनते जाना, सबसे पहली का नाम होता है गॉबलेट सेल।
और ये गोबलेट सेल क्या करती है, तो याद रखना ये गोबलेट सेल श्लेष्मा को बनाती है, जो कि HCl अम्ल से सुरक्षा करती है ना, उस श्लेष्मा का निर्माण करती है। गोबलेट सेल क्या करती है बताओ, श्लेष्मा का निर्माण करती है। दूसरी सेल का नाम है ऑक्जेंटिक सेल। बोलो कौन सी गुरुजी, ऑक्जेंटिक सेल होती है प्यारे बच्चे। और इस ऑक्जेंटिक सेल की बात करें तो इस ऑक्जेंटिक सेल में बात करेंगे बच्चों, तो ये HCl अम्ल का सिक्रेशन करती है। बोलो क्या करती है, HCl अम्ल का सिक्रेशन करती है। और एक तीसरी होती है मुख्य कोशिका, जिसको बोलते हैं हम चीफ सेल, मुख्य कोशिका। और ये मुख्य कोशिका जो है ना, वो एक तो बनाती है पैप्सिन, वैसे पैप्सिनोजन, जो कि आपके सामने पैप्सिनोजन, और एक बनाती है आपके सामने प्रोकेसिनेट या फिर प्रोकेसिनेट, प्रोरेनिन। बोलो क्या बोलते हैं इसे, प्रोरेनिन। ये दो प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जो कि दोनों निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। बोलो पहले का नाम क्या बताओ, पैप्सिनोजन, और दूसरे का नाम है बताओ क्या, प्रोरेनिन। ये दोनों निष्क्रिय अवस्था में हैं। इनको सक्रिय करने के लिए HCl अम्ल निकलता है। इसको सक्रिय करने के लिए कौन सा अम्ल निकलता है, HCl अम्ल निकलता है। अब होता क्या है बच्चे, यहां पर अगर अपन बात करें पैप्सिनोजन की, अगर यहां पर बात करें पैप्सिनोजन की, तो इस पैप्सिनोजन में जैसे ही HCl अम्ल निकलता है तो ये बदल जाता है पैप्सिन में। किसमें बदलता है, पैप्सिन में। और ये पैप्सिन क्या करता है, तो याद रखना ये पैप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। बोलो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। तो प से पैप्सिन और प से क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। और उसी प्रकार जो हमारा प्रोरेनिन था, ये प्रोरेनिन जो था, इसमें भी जैसे ही आपके सामने HCl अम्ल निकलेगा तो HCl अम्ल निकलने से ये बनेगा रेनिन। और ये रेनिन क्या करता है, तो ये माँ के दूध का पाचन करता है। जो बच्चा माँ का दूध पीता है ना, उस माँ के दूध का पाचन करता है। याद रखना प्यारे बच्चे, ये क्या करता है, तो ये याद रखना माँ के दूध का पाचन करता है। याद रखना माँ के दूध का पाचन करता है। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से दोबारा से समझ लीजिएगा सभी विद्यार्थी, कि जब अमाशय होता है तो अमाशय में जठर ग्रंथियां होती है, और इन जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, और इन जठर रस से निकलता है HCl अम्ल। और इस HCl अम्ल का काम होता है कीटाणुओं को नष्ट करने का काम होता है, एंजाइम को सक्रिय करने का काम होता है। और इस HCl अम्ल से सुरक्षा करने का काम श्लेष्मा करती है। ज्यादा मात्रा में HCl अम्ल निकलने से पेट में एसिडिटी हो जाती है, और इस एसिडिटी को समाप्त करने के लिए एंटी एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH2 का सेवन किया जाता है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहले का नाम होता है गोबलेट सेल। ये गोबलेट सेल श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है, श्लेष्मा का निर्माण करती है। दूसरे का नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल, जो कि HCl अम्ल का सिक्रेशन करती है। तीसरी होती है मुख्य कोशिका, जो कि निष्क्रिय एंजाइम, जिसका नाम है पैप्सिनोजन, और एक का नाम है प्रोरेनिन। इनको सक्रिय करने के लिए इसमें HCl अम्ल मिलाया जाता है। जैसे ही पैप्सिनोजन के अंदर HCl अम्ल मिलता है, ये बन जाता है पैप्सिन, और पैप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। और फिर आता है प्रोरेनिन, जिसमें HCl अम्ल मिलते हैं, ये बन जाता है रेनिन, और रेनिन करता है माँ के दूध का पाचन। एक बार मुझे दिल बना करके भेज दो बच्चों, पूरी ईमानदारी के साथ, आपको मजा आया होगा। एक बार मुझे बताएं क्या क्लियर है सभी को, एक बार मुझे बताएं क्या क्लियर हुई सभी को बात। बच्चों आपको मजा आना चाहिए भाई, कंटेंट ऐसा कि दिल गार्डन गार्डन हो जाए, अरे कंटेंट ऐसा कि दिल खुश हो जाए। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो बच्चों कि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको जब मैं दे रहा हूं तो आपका दिल खुश हो रहा है या नहीं हो रहा। इतने बढ़िया आपके नोट्स बनवाए जा रहे हैं, हाँ समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दिल भेज रहे हैं सब, मजा आ रहा है सभी को, अच्छा लग रहा है ना बच्चों। हाँ सर BSTC की जो है कौन से चैनल पर चलेगी बताइए। मनीषा वैष्णव वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। माही मीना बहुत बहुत आभार, बहुत बढ़िया। सुषमा आसू निकिता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नरेश सुभाष बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। हरवीर बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छे बच्चों, क्लियर है सभी को। यस, ये आपके सामने बताओ कौन सा था आपका, अमाशय था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए थोड़ा डेप्थ में लेकर के गया, क्योंकि पेपर में सवाल मनीषा का जरूर आता है, सॉरी मनीषा का नहीं, इसमें जो पेपर में जो सवाल आता है वो अमाशय का जरूर आता है, याद रखिएगा। बिल्कुल मजा आ रहा है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो चलो, बहुत बहुत अच्छी क्लास है, बिल्कुल। अगले नंबर पे आती है बच्चों हमारे पास में छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, छोटी आंत के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सबसे लंबा भाग होता है बच्चों, याद रखना। लगभग 7 मीटर की आपकी छोटी आंत होती है बच्चों। इसकी मोटाई कम होती है, इसी वजह से इसको हम छोटी आंत कहते हैं। मोटाई कम होती है और लगातार ये कुंडलित होती है। 3 भाग होते हैं, पहले ही बता चुका हूं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे ज्यादा पाचन और अंतिम पाचन यहां पर ही होता है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले का नाम है ड्यूडेनम,
दूसरे का नाम है जेजुनम और तीसरे का नाम है इलियम। ठीक है, आप ध्यान समझना, इलियम के अंतिम भाग पर, जो आपका इलियम होता है उसके अंतिम भाग पर इलियोसिकल वाल्व, बोलो कौन सा, इलियोसिकल वाल्व पाए जाते हैं, जो कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन को काइल को बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग में जोड़ते हैं। ध्यान से समझना, ये क्या कहना चाहता है कि जब भोजन मुख गुहा में होता है, जब माउथ केविटी में होता है, तो इसका नाम होता है बोलस। मुंह से बोलते हो ना ऐसे। जब भोजन अमाशय में जाता है, स्टमक में जाता है, तो इसका नाम बदल करके हम कर देते हैं काइम। बोलो क्या कर देते हैं, इसे काइम कह देते हैं। और जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो उस पूरे भोजन को हम कहते हैं काइल। बोलो क्या कहते हैं इसे, काइल कहते हैं। याद रखना, पहले म आता है फिर ल आता है, म ल, मल याद रखना, म ल, मल याद रखना, पहले अमाशय फिर छोटी आंत, ये इसका मतलब है जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर बहुत बड़ी आंत आपकी यहां से स्टार्ट होगी, छोटी आंत के बाद भोजन सीधा पहुंचता है आपके बड़ी आंत के अंदर। और बड़ी आंत के अंदर आप सभी को पता है प्यारे बच्चे, आहार नाल का ये अंतिम भाग होता है। मोटाई में ये सबसे ज्यादा होता है लेकिन लंबाई में कम होता है। 3 इसके भाग होते हैं, सिक्कम, कोलम और बताओ रेक्टम। पहले बता चुका हूं, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। अब ध्यान से समझिएगा, बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग जो आपका सिक्कम होता है, उसके पास एक अवशेषी अंग है। अवशेषी का मतलब होता है बच्चों, जो इसको हमारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, जिसकी हमारी जिंदगी में कोई भी मतलब नहीं है। बिल्कुल अभी बताऊंगा, छोटी आंत में 2 रस आकर के मिलते हैं, दोनों के बारे में बताऊंगा, चिंता मत कर बच्चे। ध्यान से समझना, अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स। बोलो क्या होता है, अपेंडिक्स, जो कि बड़ी आंत में पाया जाता है, जो क्या करता है बताओ, सेल्यूलोज का पाचन करता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। तो याद रखना है, अपेंडिक्स आप सभी को पता होगा, जब भोजन का पार्टिकल इस अपेंडिक्स में चला जाता है तो दर्द होता है, फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। अपेंडिक्स का वैसे भी कोई काम नहीं है, ये सेल्यूलोज का पाचन करता है, और सेल्यूलोज हम खाते भी नहीं है। बोलो सही है कि नहीं है। तो अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है रेक्टम, या मलाशय के आगे गुदा से जुड़ता है, जहां जो आपका अपचित भोजन होता है, जो मल होता है, उसको गुदा के द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाता है बताओ, उसका त्याग कर दिया जाता है। इस प्रकार आपके सामने कौन सी आंत आ गई बताओ, बड़ी आंत आ गई। बोलो कौन सी आंत आ गई, बड़ी आंत आ गई। बच्चों समझ में आई मेरी बात, बड़ी आंत आ गई। अब जब बच्चों आपके सामने सर्वाधिक पाचन होता है कौन सी आंत में, तो आपको बताया था मैंने, सर्वाधिक पाचन होता है आपके सामने छोटी आंत में। तो जब भोजन छोटी आंत में आता है तो इसमें 2 रस आकर मिलते हैं। कितने रस आकर के मिलते हैं, 2 रस आकर के मिलते हैं। अब उस 2 रस कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना प्यारे बच्चे, दोबारा से चित्र देखो, फिर मैं समझाता हूं। दोबारा चित्र देखो, देखो भोजन जाता है सबसे पहले मुख गुहा में, मुख गुहा के बाद ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद जाता है ग्रसिका में। जब ग्रसिका में भोजन जाता है तो उसके बाद अमाशय में जाता है, और जब ये अमाशय से छोटी आंत में आ रहा होता है तो 2 रस आकर के मिलते हैं। एक तो होता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय, तो अग्नाशय से रस निकलता है अग्नाशयी रस, पेनक्रियाज जूस। बोलो कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। तो यहां से अगर मैं पूछूं तो कौन सा रस निकलेगा बताओ, अग्नाशयी रस निकलेगा। तो ठीक है, अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। और यहां पर बच्चों इस लीवर में, इस लीवर जो होता है, लीवर एक रस का निर्माण करता है, उसका नाम होता है पित्तरस बाइल जूस। पित्तरस का निर्माण करता है लीवर, लेकिन इसको भंडारण के लिए नीचे जो पित्ताशय होता है ना, गोल ब्लैडर, इस पित्ताशय का काम होता है, ये बताओ क्या होता है, पित्ताशय। बोलो ये क्या होता है, पित्ताशय, गोल ब्लैडर। इस पित्ताशय का काम होता है उस पित्तरस का क्या करना बताओ, भंडारण करना। उस पित्ताशय का क्या करना बताओ, पित्तरस का भंडारण करना। तो याद रखना, पित्तरस का निर्माण करता है लीवर, पित्तरस का निर्माण करता है लीवर, लेकिन उसका भंडारण करता है पित्ताशय। और इधर अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर के मिलते हैं। दोनों रस आते हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, दोनों रस आकर के मिलते हैं। और फिर दोनों रस आकर के मिलते हैं, फिर भोजन जाता है छोटी आंत में, सारा पाचन छोटी आंत में हो जाता है यहां पर, क्योंकि उसके अंदर कौन सा रस आकर के मिलता है, अग्नाशयी रस। और ये अग्नाशयी रस बच्चों याद रखना पूर्ण पाचक रस होता है। इसमें सब लगभग सभी प्रकार के एंजाइम होते हैं, यह सबसे शक्तिशाली रस होता है, पूर्ण पाचक रस होता है बच्चों, याद रखना सबसे पूर्ण पाचक रस पाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रस पाया जाता है, ये अग्नाशयी रस। लेकिन बच्चों यहां पर जो पित्त रस होता है ना, ये पित्त रस, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। याद रखना प्यारे बच्चे, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। फिर भोजन जाता है छोटी आंत और फिर बड़ी आंत और फिर गुदा द्वारा शरीर से बाहर। तो ध्यान देना, 2 रस आकर के मिलते हैं। पहले का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताना पित्त रस,
बाइल जूस। और इस पित्त रस का जो निर्माण करता है ना, वो निर्माण कौन करता है? तो आप बताना, इसका निर्माण करता है लीवर। बोलो कौन करता है बच्चे? लीवर करता है। और इसका जब भंडारण की बात करेंगे, जब इसके भंडारण की बात करेंगे तो इसका जो भंडारण करता है वो कौन करता है बच्चे? पित्ताशय करता है। रह जाएगा याद? यस बच्चों। और इस पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम, याद रखना, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, बस इसमें दो पिगमेंट पाए जाते हैं, दो वर्णक पाए जाते हैं। एक का नाम होता है बिलरुबिन, एक का नाम प्यारे बच्चे बिलरुबिन होता है, और एक का नाम पाया जाता है बिलवर्डिन। एक का नाम बिलरुबिन और एक का नाम होता है बिलवर्डिन। बिलरुबिन का रंग पीला होता है और बिलवर्डिन का रंग हरा होता है। याद रखना प्यारे बच्चे, पीलिया रोग में सीटी 2023 में सवाल आया था कि पीलिया रोग में कौन सा पिगमेंट बढ़ जाता है? तो बिलरुबिन बढ़ जाता है, और तभी शरीर का रंग कैसा पड़ता है? पीला पड़ने लग जाता है, क्योंकि बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। कौन से रोग में बताओ? पीलिया रोग के अंदर। तभी नाखून और मुंह वगैरह कैसे पड़ जाते हैं बताओ? पीले पड़ जाते हैं। रह जाएगा याद? यस गुरुजी। और दूसरा आता है बच्चे आपके सामने अग्नाशय। और अग्नाशयी रस जो होता है वो आपके अग्नाशय से निकलता है, अर्थात पेनक्रियास से निकलता है। पूर्ण पाचक रस होता है, शक्तिशाली रस होता है, सभी प्रकार के एंजाइम यहां से निकलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ट्रिप्सिन। ये एंजाइम याद रखना, ट्रिप्सिन जो होता है वो अग्नाशय से निकलता है और ये करता है प्रोटीन का पाचन। अमाशय से निकलता है पेप्सिन, अमाशय से निकलता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, और अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ऐसे याद रखना बच्चों, इसकी ट्रिक देखना। ट्रिक पसंद आए तो एक क्लास को लाइक कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी, क्योंकि आपका टॉपिक बिल्कुल एंडिंग मोड में चल रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ट्रिक की याद रखना, तो ट्रिक आप बोलेंगे मेरे साथ बोलना है आपको। आंटी 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 आप हमारे हो। क्या बोलोगे? आंटी आप हमारे हो। आंटी जी आप हमारे हो। क्या बोलोगे बच्चों? आंटी आप हमारे हो। आ आंटी अमलापुरम। तो बताओ, आ का मतलब बोलेंगे अग्नाशय। बोलो क्या बोलेंगे? अग्नाशय बोलना है बच्चों, समझ में आ गई? टी का मतलब बोलना है ट्रिप्सिन। तो अग्नाशय से कौन सा निकलता है बच्चे? ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। फिर बात करना अ का मतलब बोलना है अमाशय, स्टमक। और स्टमक से कौन कौन निकलते हैं? तो पै का मतलब पेप्सिन, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। फिर बताना है का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और रे का मतलब बोलना है रेनिन। बताओ, एक लाइन से आपको अमाशय की भी एंजाइम याद हो गए और साथ ही साथ आपको अग्नाशय के भी याद हो गए। एक बार अगर ट्रिक पसंद आई हो तो एक बार मुझे लाइक कर दीजिएगा, मजा आना चाहिए। आंटी आप हमारे हो, आंटी आप हमारे हो। बोलो बात समझ में आई क्या बच्चे? बोलो क्लियर है सभी को? ये दो रस आकर के छोटी आंत में मिलते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पाचन और अंतिम पाचन कहां पर होता है बच्चे? छोटी आंत में होता है। मुझे विश्वास है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। सर अब की बार पटवारी बन के आया तो 20 लाख कैश लूंगा। बिल्कुल साहब, हाँ ठीक है। अगना से लात, बिल्कुल साहब बिल्कुल। अमाशय से RLP, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, आम हम आपके हैं कौन, बिल्कुल सही बात है। बोलो क्लियर है सभी को? उसके बाद बच्चों लास्ट एंड फाइनल आपका बच गया, और वो कौन है बताओ आपके सामने? लीवर। और लीवर के बाद बच्चों आप सभी के सामने लीवर के कार्य, और उसके बाद पित्तरस, ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, पित्तरस का काम तो है ना। और आपके सामने अग्नाशय रस, ये आपको मैं समझा चुका हूं। और ये इस प्रकार आपका जो है ये टॉपिक छोटी आंत, ये तो कंप्लीट हो गया है। और फिर अपन इसके करेंगे बताओ क्या? MCQ। बोलो क्या करेंगे बताओ? MCQ करने वाले हैं। बोलो समझ में आया बच्चों? अरे क्लियर है सभी को? हाँ भाई, लीवर चालू करूंगा उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड की, बच्चों आप तैयारी कर रहे हैं वह 4th ग्रेड की, तो 4th ग्रेड के लिए सिलेक्शन के लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना। तो हमने लक्ष्य क्लासेस ने कंप्लीट टीम के साथ मिलकर के 6500 से अधिक प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको टॉपिक वाइज MCQ मिलने वाले हैं। तो ये किताब आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगी। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इस किताब को जरूर परचेज करें लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के एप्लीकेशन से और नजदीकी बुक स्टोर से। अब बच्चों मैं आपके सामने लीवर के बारे में थोड़ी बातें बताता हूं। लीवर बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, क्योंकि लीवर का सवाल अगर पेपर में नहीं आता, हाँ याद रखना सभी विद्यार्थी, अगर मान के चलो प्यारे बच्चे क्या कि अगर यकृत का सवाल किसी पेपर में नहीं आता तो याद रखना वो पेपर रद्द हो जाता है। तो लीवर पढ़ना जरूरी है। और ऐसा आपने गाना भी सुना होगा, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, टन 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 टन। अब बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है,
तो अगर आग जिगर में ही है तो आग और जगह क्यों नहीं हुई भाई? बीड़ी जलाई ले कान से पिया कान में बड़ी आग है, ये तो नहीं हुआ। बीड़ी जलाई ले नाक से पिया नाक में बड़ी आग है, ये तो नहीं हुआ। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर का मतलब लीवर होता है प्यारे बच्चे, और लीवर का काम होता है शरीर के अंदर रिएक्शन करना, विषैले पदार्थों को दूर करना। हमारे शरीर का भोलेनाथ है लीवर, जहरीले पदार्थों को खत्म। जय बाबा भोलेनाथ की जय हो। और विषैले पदार्थों को दूर करना हमारे शरीर की केमिकल लैब है, प्रयोगशाला है लीवर। तो सभी प्रकार की रिएक्शंस वहां पर होती है। जब वहां पर रिएक्शन होगी ना तो इसका मतलब हीट निकलेगी, और जब हीट निकलेगी ना तो बीड़ी जल जाएगी। इसलिए आग कहां पर लगी? जिगर में लगी, इसलिए नाम हो गया जिगर। जिगर 1.5 किलो का आइटम है बच्चों, और इसकी संख्या 1 होती है, राइट साइड होता है ये बच्चों, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल क्लियर है सर? इसमें नंबर नहीं आएगा, हाँ ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि गुहा में दाईं तरफ होता है, राइट साइड होता है, वजन लगभग 1.5 किलो होता है, सभी को पता है। महिलाओं में यकृत का वजन नर की तुलना में कम होता है। महिलाओं में तो जिगरा कम होता है बच्चों, महिलाओं में जिगरा कम होता है और पुरुषों में जिगरा ज्यादा होता है। क्लियर हो गई है आपकी साइंटिफिक रीजन से। ग्लीसंस कैप्सूल केवल स्तनधारियों की यकृत के चारों ओर पाई जाती है। तो आपको प्रश्न आ सकता है, ग्लीसंस कैप्सूल यकृत जो होता है इसके चारों ओर स्तनधारियों में पाई जाने वाली एक संरचना होती है। हिपेटोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देखो लीवर का अध्ययन ही हिपेटोलॉजी कहलाता है। तो हिपेट शब्द का मतलब लीवर होता है, हिपेटोलॉजी, तो लीवर का अध्ययन होता है हिपेटोलॉजी। तो हिपेटोसाइट कोशिका होगी, हिपेटो मतलब ही लीवर होता है। आपने एक रोग सुना होगा हिपेटाइटिस, तो ये भी तो लीवर से संबंधित बीमारी है, हिपेटाइटिस। हिपेट मतलब ही लीवर होता है, तो जहां जहां हिपेट शब्द आएगा वो सब लीवर से संबंधित शब्द होंगे। इसके अंदर बच्चों कुफर सेल पाई जाती है। बोलो कौन सी सेल? कुफर सेल पाई जाती है। कुफर कुफर बोलो कौन सी सेल पाई जाती है बच्चों? कुफर सेल पाई जाती है। जो लीवर होता है ये पित्तरस का फॉर्मेशन करता है, आप सभी को पता होगा। और संग्रहण कौन करता है बताओ? इसका पित्ताशय करता है, पहले बता चुका हूं आपके सामने। ये आपका पित्ताशय के बारे में है बच्चों, पित्तरस के बारे में है कि जो पित्त रस होता है इसका स्टोर कौन करता है, तो आपके सामने वो कौन करता है बताओ? पित्ताशय करता है। इसका निर्माण कौन करता है, तो आपको बता दिया था मैंने, यकृत करता है। पित्तरस जो होता है वो प से पित्तरस, प से पीला रंग का होता है। इसका पीएच मान 8.6 होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, और ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन का काम करता है। प से पित्तरस, प से पाइसीकरण, प से पित्तरस, प से पाइसीकरण। पाइसीकरण का मतलब होता है वसा के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना ही। बताओ क्या कहलाता है बच्चे? पाइसीकरण कहलाता है। तो पाइसीकरण का काम कौन करता है बताओ? इमल्सिफिकेशन का काम पित्तरस करता है, ये आपको याद रखना है। फिर बात आपके सामने आता है अग्नाशय रस। और अग्नाशय रस आप सभी को पता है कि इसका पीएच मान 8.3 से 8.6 होता है। यह एक पूर्ण पाचक रस होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पाचन वाले करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे सारे एंजाइम मिलेंगे यहाँ पर, जैसे एमाइलेज हो गया जो कि स्टार्च का पाचन करता है, जैसे लाइपेज हो गया जो वसा का पाचन करता है, न्यूक्लियज हो गया जो कि न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है ना, काइमोट्रिप्सिन हो गया जो कि दूध में केसिन का पाचन करता है, काइमोट्रिप्सिन। ये काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये इसको पैराकेशिनेट में बदल देता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, ये आपके सामने प्रोटीन जो होता है इसको अमीनो अम्ल और पेप्टाइड में बदलता है। ये सारे एंजाइम जिनके पीछे भी ए जाता है, क्या आता है? ए जाता है, वो सारे ही एंजाइम होते हैं, और वो लगभग किससे निकलते हैं? अग्नाशय रस से निकलते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, अग्नाशय रस से निकलने वाले लगभग सभी एंजाइम अग्नाशय से ही निकलते हैं। बोलो क्लियर है? छोटी आंत में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि छोटी आंत क्या होती है बताओ? लंबाई क्या होती है? अधिक होती है, व्यास कम होता है, और यहां पर बच्चों विलाई, माइक्रो विलाई, छोटे छोटे माइक्रो विलाई पाए जाते हैं। ये आपको छोटे छोटे याद रखना। और छोटी आंत में भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है बच्चे। और अब हम करेंगे पाचन तंत्र के प्रश्न। क्या तैयार हो एमसीक्यू के लिए? फटाफट मुझे बता दीजिएगा। ये आपकी थ्योरी तो कंप्लीट हुई बच्चों, ये आपकी थ्योरी तो कंप्लीट हो चुकी है भाई, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका एक भी सवाल नहीं बचेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आप सभी विद्यार्थी अब एमसीक्यू में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम देना। अब मैं एमसीक्यू आपको करवाने वाला हूं। मैं बच्चों 25 एमसीक्यू आपको करवाऊंगा, एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें नहीं बताऊंगी, थ्योरी पढ़ा दी है, और 5 एमसीक्यू मैं आपको घर के लिए दूंगा। टोटल आज की क्लास में हम 30 एमसीक्यू करवाऊंगा। और कल का टॉपिक आपको थंबनेल में दिख गया होगा, नहीं दिखा होगा तो कल आपको रेगुलर क्लास चलेगी शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। पहले मानव शरीर पूरा कराऊंगा और फिर केमिस्ट्री और फिर पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे रहें, रेगुलर जुड़े। क्या तैयार हैं आप सभी?
मैं आपको पाचन तंत्र 1 मिनट के अंदर बताओ, 1 मिनट में रिवाइज करवाता हूं। अगर मजा आए ना तो लाइक करना और इसकी रील बनाना, और रील बना करके आप सभी विद्यार्थी अपने अपने इंस्टाग्राम पे और मुझे भी मेंशन करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है, गुदा तक जाती है, बीच वाले भाग को आरनाल कहते हैं। आरनाल की लंबाई 33 फीट या फिर 10 मीटर होती है। मुख गुहा के अंदर दांत, जीभ और लार पाया जाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों के अंदर इनेमल की परत पाई जाती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ये दांतों के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांत होते हैं। जो आपके सामने बात करेंगे दंत सूत्र की, तो वयस्क अवस्था में दंत सूत्र 21-23/21-23/2 होता है, और बच्चों के अंदर 21-02/21-02 होता है। जीभ के अंदर आगे वाला मीठा, पीछे वाला कड़वा, साइड में खट्टा और नमकीन, बीच में कोई स्वाद नहीं होता। लार ग्रंथियों की बात करें तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम पैरोटिड होता है। लार ग्रंथि के अंदर, लार के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहले का नाम टाइलिन होता है और दूसरे का नाम लाइसोजाइम होता है। टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है, लाइसोजाइम कीटाणु को नष्ट करता है। ग्रसनी के अंदर कोई भी पाचन नहीं होता। ग्रसनी के अंदर एपिग्लोटिस नामक ढक्कन पाया जाता है जो कि भोजन नली और श्वास नली को अलग अलग करता है। फिर भोजन ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका में क्रमांकुंचन गतियों के द्वारा भोजन अमाशय में पहुंचता है। ग्रसिका में भी कोई पाचन नहीं होता। फिर अमाशय के बाद बात करेंगे तो अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और जठर ग्रंथियों में जठर रस पाया जाता है, और जठर रस के अंदर एचसीएल अम्ल होता है, और एचसीएल अम्ल से सुरक्षा करने का काम श्लेष्मा करती है। ज्यादा मात्रा में एलसीएल अम्ल बढ़ने से पेट में एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी को समाप्त करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 का सेवन किया जाता है। अमाशय के अंदर 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। सबसे पहले का नाम गोबलेट सेल होती है जो कि श्लेष्मा का सेक्रेशन करती है। दूसरे का नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल जो कि एचसीएल अम्ल का सेक्रेशन करती है, और सबसे लास्ट के अंदर पाई जाती है आपके सामने मुख्य सेल जो कि निष्क्रिय एंजाइम्स जिसमें पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन पाया जाता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य एचसीएल करता है, और पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। प्रोरेनिन को एचसीएल अम्ल रेनिन बदलता है। रेनिन क्या करता है? मां के दूध का पाचन करता है। अमाशय की बात करें तो इसके अंदर आपके अमाशय के बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाचन होता है, अंतिम पाचन होता है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। उसमें 2 रस आकर के मिलते हैं। पहले रस का नाम होता है अग्नाशय रस और दूसरे रस का नाम होता है पित्तरस। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पित्तरस का निर्माण लीवर करता है। पित्तरस का जो भंडारण है वो पित्त से करता है, और पित्तरस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। पित्तरस स्पाइसीकरण का कार्य करता है। सभी प्रकार के एंजाइम अग्नाशय रस से पाए जाते हैं, इसे शक्तिशाली रस कहा जाता है। फिर छोटी आंत के बाद भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण करने का काम बड़ी आंत करता है। फिर गुदा द्वारा भोजन शरीर से कहां जाता है? बाहर आ जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सिक्कम, कोलम और रेक्टम, और गुदा द्वारा भोजन बाहर आ जाता है। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा लीवर। लीवर हमारे शरीर का भोलेनाथ होता है। लीवर जो होता है इसके अंदर सभी प्रकार की रिएक्शंस होती है, हमारे शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं। विषैले पदार्थों को दूर करता है, यूरिया का निर्माण करता है, कुफर सेल पाई जाती है। ये सब लीवर के बारे में है। ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस बाबा, गजब मौज कर दी बाबा। आप इस कंटेंट से 5 मिनट में बोल सकते हो। मैं इस कंटेंट को 15 मिनट में बिना देखे लिख देता हूं बाबा। आपका याद कराया हुआ है, एक एक शब्द याद है बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो समझ में आया अब आपको पूरा पाचन? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया हुई, बहुत बढ़िया। बोलो क्लियर सभी को? यस। आते हैं अब अपन पाचन तंत्र के प्रश्नों पर। 25 सवालों में आप सभी का ये 25 सवालों का एक आपका दायरा चालू होता है। चलो, मशीन भी सर हैंग हो गई आपकी सुन करके। चलो चलो साहब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपका प्रेम है बच्चों। चलो आइएगा, पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता? बताइएगा। अंदर की बातें बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूं। आपको सीधा सवाल बताना है कि थोड़ा पानी पिला दो भैया। सर इंस्टा आईडी क्या है मेरी? मेरी है राहुल सर ऑफिशियल। राहुल सर ऑफिशियल नाम से बच्चे मेरी। देखे बहुत खराब हो गया बाबा। 5G है अपने, बिल्कुल साहब। आइएगा, देखिए सबसे पहले अग्नाशय द्वारा कौन सा नहीं निकलता? तो आपको देखो एमाइलेज भी निकलता है, ट्रिप्सिन भी निकलता है, लाइपेज भी निकलता है, रेनिन। रेनिन बच्चों आपके सामने अग्नाशय से नहीं निकलता, ये आपके निकलता है अमाशय से। बोलो कहां से निकलता है? अमाशय से निकलता है, जो कि मां के दूध का पाचन करता है। इसलिए इसका जो आंसर आएगा इसका वो आएगा सी, क्योंकि रेनिन जो होता है वो अमाशय से निकलता है, ना कि अग्नाशय से निकलता है। बाकी सभी प्रकार के एंजाइम अग्नाशय से निकलते हैं। तो आंसर बताओ कौन सा आएगा इसका? शी फोर कटप्पा इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सवाल था। रेनिन जो था वो अमाशय से निकलता है, ना कि बच्चों कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। क्लियर सभी को? यस। अगला देखिए, अम्लीय स्रवण किसकी विशिष्टता है? मतलब अम्ल कौन निकालता है? यूं बता रहा हूं मैं कि एसिड को सिक्रेट करने का काम कौन करता है? बताइएगा। शुद्रांत, वृद्रांत, ये दोनों छोटी आंत के भाग होते हैं बच्चों। ये बताओ किसके भाग होते हैं?
छोटी आंत के भाग होते हैं बच्चों। किसके भाग होते हैं? छोटी आंत के भाग होते हैं। मुख गुहा यहां से अम्ल निकलता है या फिर जठर से निकलता है। तो आपको मैंने बताया था कि अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है और उन जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, और जठर रस के अंदर होता है HCl अम्ल। पूरा कंठस्थ आपको बता दिया है मैंने। आंसर सभी का बी आ रहा है। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही शानदार। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न स्तरों पर भोजन पचित रस और अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? अगर कोई गति हो रही है भोजन के अंदर, जब आपके भोजन अंदर गया तो उन सबकी मोशन को कौन कंट्रोल करती है? कौन कंट्रोल करती है बच्चों, याद रखना। बताइए, संवरणी पेशियां, म्यूकोसा, श्लेष्मा या 2 और 3 दोनों? बताइए। अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, बढ़िया सवाल है। आप मुझे बताएं, बताइए बच्चों। बताइए बच्चों। तो आपको पता है यहां पर सभी प्रकार की मोशन को कंट्रोल करने का काम हमेशा पेशियां करती है, मसल्स करती है, इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा? बताओ। ए आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। दुनिया में कोई भी गति हो, कोई भी मोशन हो, हमेशा उसको कंट्रोल करने का काम मसल्स करती है, पेशियां करती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? संवरणीय पेशियां। चौथा सवाल देखेंगे। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से होता है? बताइएगा सभी विद्यार्थी। डिहाइड्रेशन बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल आसानी से बच्चों आपके सामने एक एक चीज आपको मैं सामने खोल करके पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल एकदम ऐसा ही लेवल का कंटेंट मैं रोज पढ़ाऊंगा। आपको मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ करने का जुनून आएगा और साइंस के प्रति डर खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है। बताइए, डिहाइड्रेशन जो है वो पदार्थ की कमी, किसकी कमी से होता है? तो आपको याद रखना बच्चे, जल की कमी से। अगर पानी, अभी गर्मी चल रही है बच्चों और गर्मी के अंदर आपने पानी नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाएगी, बार बार वोमिट होने लग जाएगी। डिहाइड्रेशन, तो बच्चे देखो इसमें बहुत सारे ए भी आंसर दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे, तो आंसर आएगा इसका, बताओ कौन सा? डी आंसर हो जाएगा बच्चे। अगला सवाल, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन, बताओ पेप्सिन कौन निकालती है? बताना है आपको। पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं हैं, पाचन क्रिया के बाद वह प्रोटीन का पाचन करती है। बताइएगा पेप्सिन को निकालने का काम कौन करती है? फटाफट बताइए। अम्ल कोशिकाएं, वित्तीय कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं? कलश कोशिकाएं तो यहां पर होती ही नहीं है। इसको वित्तीय कोशिका को बोलते हैं गॉबलेट सेल। बताओ कौन सी सेल बोलते हैं? गॉबलेट सेल। और ये होती है ऑक्जेंटिक सेल। और तो बताओ कौन सी आएगी? मुख्य कोशिका। आप सभी को बताया था मैंने। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं साइंस और आपका पढ़ाया हुआ याद भी हो जाता है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू सविता मीणा, गॉड ब्लेस यू बच्चे। आपको याद रखना है बच्चों। बताओ कौन सी आएगी? बताओ वित्तीय कोशिकाएं। बताओ आंसर कौन सा आएगा? बताओ यहाँ पर बी आ जाएगा। याद रखिएगा। बोलो बी आएगा क्या? नहीं, वित्तीय कोशिकाएं नहीं बच्चों, यहाँ पर आएगा मुख्य कोशिकाएं। बोलो कौन सी कोशिका? मुख्य कोशिका। बताया था मैंने कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, इन दोनों को बनाने का काम कौन करती है? बताओ आपके सामने, मुख्य कोशिका करती है। मैं पहले ही पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूं। सी इज राइट। बच्चे फिर भी गलत आंसर दे रहे हैं यार, दिल दुखता है यार। गलत मत दिया करो, ध्यान से पढ़ा करो, एयरफोन लगा के पढ़ा करो, कॉपी में कुछ न कुछ बातें लिखा करो यार, सीरियस होके पढ़ लो यार, क्योंकि आपके माता पिता आपके ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं भाई। उन पड़ोसियों को भी जवाब देना है, बताना है उनको भी कि भाई साहब मैं भी इनका बेटा हूं, हारने वालों में से नहीं हूं, मेहनत करने पर विश्वास रखता हूं। हाँ, अगला सवाल बताइए। निम्न में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता? बताइएगा बच्चों, पाचक रस कौन सा नहीं बनाता? बताना है। देखो, मूत्रा से, अमाशय, यकृत या फिर अग्नाशय? बताइए बच्चों। बताओ। अब ध्यान दो, सभी प्रकार के आपके पाचक रस बनाते हैं, लेकिन आपके सामने पता है आपको, मूत्रा से जो है वो कोई भी पाचक रस नहीं बनाता। मूत्रा से तो यूरिन को इकट्ठा करने का काम करता है। हमारा जो टोटल मिलाकर के आपका जो यूरिन है ना बच्चों, वो 500 ml। हाँ, आगे देखिए, अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? आराम से बता सकते हैं आप, बताइएगा सभी विद्यार्थी। देखिए बिल्कुल इजी सवाल है बच्चों। एमाइलेज, आपके सामने एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लैक्टेज, ये लैक्टोज अर्थात लैक्टोज शर्करा का पाचन करता है, जो दूध में शुगर पाई जाती है, लैक्टोज, उसका पाचन करता है। पित्त तो कोई होता ही नहीं है, तो बस आंसर आएगा पेप्सिन। आप सभी को मैंने बताया था कि अमाशय के अंदर पेप्सिन पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, आहार नाल का स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? बताइए। स्टार्च का पाचन करेंगे तो लास्ट फाइनली क्या बनेगा? बताइए। मैंने आपको बताया था कि लार ग्रंथि के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। बोलो कौन सा एंजाइम होता है? ये टाइलिन होता है। और ये टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। और स्टार्च को बताओ किस में बदलता है? बताओ। ये
माल्टोज में बदलता है, और स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और माल्टोज जो है ना वो फाइनली जाकर के बताओ किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। याद रखना, माल्टोज फाइनली जाके ग्लूकोज में बदल जाता है। आपको बिल्कुल आसानी से याद रखना है बच्चों। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है, उससे बनती है डाइसेकेराइड, और फिर बनती है बताओ मोनोसेकेराइड। तो ग्लूकोज एक प्रकार की सिंपल शुगर हो जाती है। तो आंसर आएगा बताओ कौन सा, ग्लूकोज इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल इजी सवाल। वैसे तो माल्टोज है, लेकिन वो पूछ रहा है अंतिम उत्पाद पूछा है, और अंतिम में बताओ क्या बनेगा, माल्टोज से भी क्या बन जाएगा बताओ, ग्लूकोज बन जाएगा। ये पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड और ये मोनोसेकेराइड शुगर होता है। अगला, निम्न अंगों में से पित्त का स्टोर कौन करता है, बताइएगा सभी विद्यार्थी। बिल्कुल आसान प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चल रहा हूं, और ये वो प्रश्न है जो पेपर में बारंबार पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, मैंने मेरे मन से कुछ नहीं बनाया है, सब प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं। इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, इन सवालों को और इस शाम 7 वाले क्लास को रेगुलर बेसिस पर ले लो। 15 दिन में आपका कंप्लीट 4th ग्रेड का कोर्स करवा दूंगा, और उसके बाद जो है मैं आगे नया एक और प्लान आपके बीच में लॉन्च करने वाला हूं। बीच बीच में पटवारी के सेशन भी मैं के लिए लेकर के आऊंगा। साइंस में एक भी बच्चा छूटा, संकल्प राहुल सर का टूटा। बोलो क्लियर सभी को, यस। तो पित्त रस का स्टोर करता है बच्चों कौन, पिता से करता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कौन करता है, तो आपको याद रखना है लीवर करता है। सभी का आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चों पे प्राउड करते हैं ये राहुल सर बच्चों। अगला, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, बताना है प्यारे बच्चे। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, बताइए। अमाशय है, शुद्रांत है, वृद्रांत है, या ईसोफेटाल है। तो ये तो होगा नहीं, अब आप मुझे बता दीजिए। आपको बताना है प्यारे बच्चे कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, वो आपको बताना है, बताओ कौन होता है, शुद्रांत होता है। ये आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे बड़ा भाग, जो सबसे लंबा भाग होता है, जो छोटी आंत का भाग होता है, वो होता है शुद्रांत। बोलो क्या होता है, शुद्रांत होता है बच्चों, याद रखिएगा। फिर बच्चों अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट स्टडी गाइड भी हमने तैयार की है, जिसकी प्राइस मात्र 399 रुपए है। इसमें आपको संपूर्ण स्टडी गाइड यहां पर आपको मिलने वाली है बच्चों। इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया गया है। यह भी आपको लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगला, किसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं बच्चों। ये आपके इस टॉपिक से बाहर का सवाल आ गया। ये जो टॉपिक है ये ग्लैंड्स वाले टॉपिक में सवाल हम करवाते हैं बच्चों। यहां पर एक ग्लैंड पाई जाती है इस जगह जहां शंकर भगवान की तीसरी आंख थी। बोलो भाई महाकाल बाबा की जय। यहां पर बच्चों, यहां पर तीसरी आंख होती है, और उस तीसरी आंख में यहां पर जो ग्लैंड होती है उसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। बोलो कौन सी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्रंथि होती है बच्चों, जिसे तीसरी आंख कहते हैं। जहां शंकर भगवान की तीसरी आंख थी ना, वहीं पर पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। पीयूष नहीं होगा, यहां पर होगा पीनियल ग्लैंड, जिसे हम तीसरी आंख, तीसरा नेत्र कहते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। अगला, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन का पाचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है। अच्छा सवाल है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। शुद्रांत मतलब होता है छोटी आंत। छोटी आंत के ही 3 भाग होते हैं, शुद्रांत, वृद्रांत और ग्रहणी। शुद्रांत, वृद्रांत और ग्रहणी रह जाएगा याद रखना। सबसे ज्यादा पाचन बच्चों आपके सामने छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत के भी कौन से भाग में होता है, तो आज के बाद याद रखना ग्रहणी। ग्रहणी के अंदर होता है बच्चों, याद रखिएगा शुद्रांत। मैंने बताया था ना, ड्यूडेनम, फिर आता है जेजुनम, और फिर आता है ना इलियम। तो सबसे बड़ा भाग होता है इलियम, उससे छोटा होता है जेजुनम, और सबसे छोटा होता है ड्यूडेनम। क्लियर है सभी को, यस। अगला सवाल देखेंगे, लैक्टोज किस किस का बना होता है, बताइएगा। आपको ऑप्शन देखोगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा। लैक्टोज जो कि आपके मिल्क शुगर होती है, जो कि दूध में पाई जाती है, लैक्टोज शुगर। तो बताना है आपसे, क्या प्रश्न पूछा गया है कि बताइएगा लैक्टोज शुगर किसकी बनी होती है। बताइए सभी प्यारे विद्यार्थी, लैक्टोज शुगर जिसे हम बोलते हैं मिल्क शुगर, किसकी बनी होती है। तो लैक्टोज का भाई दिख रहा होगा आपको, लैक्टोज दिख रहा है यहां पर, मतलब आंसर आएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। बिल्कुल आसान सवाल आपके सामने है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। बोलो याद रखना, सर हिंदी में बड़ी दिक्कत है, तो तुम हिंदी में याद करो ही मत ना, ये सारे ऑप्शन आपको अंग्रेजी में भी मिलेंगे, तो अंग्रेजी के हिसाब से देख लेना। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। 12 को दोबारा बता दो, 12 में कुछ नहीं है कि सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया कहां पर होती है, तो सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया छोटी आंत में होती है, और छोटी आंत के भी कौन से भाग में होती है, तो आपको बताना है ग्रहणी के अंदर होती है। बस, और क्या है, समझ में आ गया, बस बताओ कौन सा आएगा, ग्लूकोज प्लस क्या हो जाएगा, बताओ गैलेक्टोज हो जाएगा। अगला सवाल, मनुष्य का सबसे प्रमुख मेटाबॉलिक ऑर्गन कौन सा है, बताओ। अभी बताया था
बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया और जिगर में बड़ी आग है। बताओ मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन कौन सा है? फटाफट से चारों का आंसर बताएं बच्चों। मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। हाँ, उसके भी भाग से पूछा है इसलिए वहां पर ग्रहणी आएगा। छोटी आंत ऑप्शन में था ही नहीं, छोटी आंत के भी भाग दे दिए तो आपको बताना है ग्रहणी। छोटी आंत में तो होता है लेकिन छोटी आंत के भी कौन से भाग में होता है? ग्रहणी में होता है, बस सिंपल। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। आपका जो आंसर आएगा वो यकृत आ जाएगा। यकृत मतलब होता है, बताओ कौन सा? लीवर आपका मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है, पढ़ा दिया मैंने आपको। भोजन सबसे ज्यादा प्राय किसमें पचता है? बताओ। भोजन प्राय नॉर्मली सबसे ज्यादा या नॉर्मली अपन किसमें पचता है? भोजन यकृत पचाता है, पेट पचाता है, छोटी आंत पचाती है, बड़े आंत पचाती है? तो देखो भाई, यकृत का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पर ज्यादा। बड़ी आंत में भी जल का अवशोषण होता है, पेट में अमाशय के अंदर भी पूर्ण पाचन नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा प्राय पाचन कहां पर होता है? बताओ। छोटी आंत में होता है, क्योंकि जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो अग्ना से रस उसके अंदर आकर के मिलता है, इसी वजह से यहां पर। बताओ समझ में आ गया? अच्छा, मैंने ग्रहणी कोई और समझ लिया, कोई बात नहीं बच्चे, हो जाता है गलती। बोलो आंसर कौन सा आएगा? छोटी आंत। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन मानव शरीर में पित्त रस का सिक्रेशन करता है, अर्थात पित्त रस का स्त्रावण करता है, पित्त रस को बनाता है? सीक्रेट कौन करता है बच्चों? है ना, पित्तरस का निर्माण और पित्तरस का स्त्रावण। बताइए, पित्तरस का पूछा जा रहा है कि पित्तरस का निर्माण पूछ रहा है या पित्तरस का स्त्रावण? मतलब कि पित्तरस का स्त्रावण कौन करता है बच्चे? फटाफट आंसर मुझे बताइएगा। उसको सीक्रेट कौन करता है, निकालता कौन है? तो आप सभी को पता है पित्तरस को निकालने का काम कौन करेगा बच्चों? फटाफट बताइए। सी आंसर आ रहा है, सी सी सी, बिल्कुल सही बात है। तो बताओ पित्तरस का सीक्रेट कौन करता है? आपको याद रखना है। बताओ यकृत करता है, और उसका स्टोर कौन करता है, संचय कौन करता है? तो पित्ताशय करता है, लेकिन उसको सीक्रेट करने का काम कौन करता है? बताओ यकृत करता है। सभी का आंसर सी आ रहा है कि पित्तरस का जो भंडारण नहीं पूछ रहा है, वो सीक्रेट पूछ रहा है। सीक्रेट मतलब होता है सिक्रेशन, बनाना, उसको कौन करता है? बताओ आपका यकृत करता है, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। अगला सवाल, आहार नाल के किस भाग में भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है? बताइएगा सभी विद्यार्थी, भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण कहां पर होता है? बच्चों क्लास में कितने बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं? देखो भाई, मुझे तो ये भी पता नहीं है, एक बार आप मुझे इन्फॉर्म करें कितने बच्चे हमारी क्लास में लाइव चल रहे हैं, जिससे कि मुझे ये पता लग पाए कि बच्चे क्लास को प्यार दे रहे हैं। तो कल जो है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपकी क्लास में लेकर के आऊंगा। मैं इस बात का आपको वादा करता हूं कि जिस दिन आप पेपर में बैठेंगे, एक एक प्रश्न आपको इन्हीं क्लासों से देखने को मिलेगा। बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, और अगर यहीं पर सवाल होता जल का अवशोषण तो फिर बड़ी आंत करते। ध्यान रखना, यहां पर होता है बच्चे कौन सा अवशोषण? जल का अवशोषण बोलता तो फिर बड़ी आंत करते, और बताओ भोजन का अवशोषण बोला तो छोटी आंत करना है। यह आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कौन सा? बी। आप देखेंगे बिल्कुल आसान सवाल आप सभी के सामने है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस, अग्नाशय रस या अमाशय रस, अच्छा अमाशय रस में रहता है? बताओ भाई कौन सा अम्ल आपके अमाशय में होता है? अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल होता है? फटाफट बता दीजिएगा। अमाशय के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अमाशय के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो अमाशय होता है, इस अमाशय के अंदर ऑक्जेंटिक सेल से HCl अम्ल निकलता है। आपके सामने HCl अम्ल मतलब कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, स्टार्च का बच्चों अपघटन करने वाला, मतलब स्टार्च का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज या फिर एनहाइड्रोजिनेज? मैंने आपको बताया था कि स्टार्च का पाचन लार करता है, और लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन, और इस टाइलिन का ही नाम होता है लारिये एमाइलेज। इसी का ही नाम होता है बच्चों लारिये एमाइलेज। रह जाएगा याद, लारिये एमाइलेज। और ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एमाइलेज, मतलब आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा? बी हो जाएगा कि लार में ही एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है टाइलिन, और टाइलिन ही बच्चों आपके सामने लारिये एमाइलेज होता है। बच्चों ये इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? बताइए ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? बस सिंपल सवाल समझो कि ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाज से। तो आप मुझे बताओ कि जो ट्रिप्सिन होता है ये किसका डाइजेशन करता है? बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के सामने है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? तो ये तो पता है कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा गुरुजी, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है।
बोलो सही है। और प्रोटीन को बताओ किसमें फाइनली बदलते हैं अपन, बताओ अमीनो एसिड में बदलते हैं। तो आपको याद रखना है प्रोटीन का पाचन मतलब प्रोटीन को किसमें बदलेगा, बताओ अमीनो अम्ल में बदल देगा। मतलब आंसर आ जाएगा शी फोर कटप्पा इज द राइट आंसर। बिल्कुल ही आसान प्रश्न आप सभी के सामने है कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलेगा। 5 प्रश्न आप सभी के सामने और है बच्चों, और 5 सवालों के बाद 5 आपको होमवर्क के लिए दूंगा और मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूं। याद रखिएगा 4th ग्रेड का कोर्स आपको मात्र 999 रुपए में मिल रहा है। आप सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी आप इसको परचेज कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के सामने कोर्स है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखो, पाचन तंत्र के कितने चरण होते हैं और उन चरणों का क्रम बताना है, आपको सही क्रम बताना है। आप बताइएगा, मैंने करवाया है यह सवाल आपको कि पाचन तंत्र के अंदर यहां पर आपको सीक्वेंस पूछा गया है। अब बताइएगा बच्चों, सीक्वेंस पूछ रहे हैं तो बताओ सबसे पहले आता है इसमें अंतःग्रहण, अंतःग्रहण के बाद आता है आपका डाइजेशन, डाइजेशन के बाद आता है आपका अवशोषण, और अवशोषण के बाद आता है आपका निष्कासन। इनके बीच में एक स्वांगीकरण भी आता है, लेकिन अभी 4 ही दे रखे हैं तो इनके आधार पर आंसर देंगे। तो इसका जो आंसर सभी का दिख रहा होगा वो इसका जो सही जवाब होगा वो डी आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, मनुष्य के अंदर भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है और आपसे पूछा गया है कि कहां पर समाप्त होती है। तो बताओ भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है। तो आपको मैंने बताया था कि भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है और गुदा तक जाती है। मतलब कि मुख गुहा से स्टार्ट होती है और यहां पर बताओ कौन सी आंत तक जाती है, छोटी आंत तक जाती है। बोलो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। मुख गुहा से छोटी आंत पर भोजन का लास्ट पाचन होता है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत के अंदर, ठीक है बच्चे, यस। अगला देखेंगे, अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है। तो यह सवाल आपको तीसरी बार आ रहा है, यह सवाल आज आपके सामने। अग्नाशय द्वारा वैसे निकलने में तो सभी निकलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है बच्चों आपके सामने, ट्रिप्सिन होता है। बता दिया था, आंटी आप हमारे हो, ट्रिक बताई थी ना, आंटी आप हमारे हो। तो आंसर आएगा बताओ कौन सा, ट्रिप्सिन आ जाएगा बच्चों। हाँ, मनुष्य क्या नहीं पचा सकता, बताइएगा बच्चों। अच्छा सवाल है कि आपका जो मनुष्य होता है, जो आप होते हैं, वो किसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मनुष्य किसको नहीं पचा पाता। देखिए सबसे पहला है आपका सेल्यूलोज, दूसरा है आपका स्टार्च, तीसरा है आपका अमीनो अम्ल, चौथा है आपका ग्लाइकोजन। तो याद रखना बच्चों, हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें होता है ग्लूकोज। क्या होता है बताओ, ग्लूकोज होता है। और इस ग्लूकोज का स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और इस ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। और इस ग्लाइकोजन का स्टोर कहां पर होता है, लीवर में होता है। इस ग्लाइकोजन का स्टोर कहां पर होता है, लीवर में होता है। फिर जिस दिन आप बाहर से ग्लूकोज नहीं खाते तो ये ग्लाइकोजन वापस किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में होता है। क्यों, क्योंकि हम ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा बताओ, डी आएगा कि हम ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसी वजह से ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलना पड़ता है। कुछ मात्रा में हम सेल्यूलोज का भी पाचन करते हैं। स्टार्च तो आलू में पाया जाता है, तो आलू का तो हम डाइजेशन कर ही लेते हैं बच्चों, लेकिन हम ग्लाइकोजन का कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसको हम नहीं पचा पाते, इसलिए ग्लाइकोजन को हमको ग्लूकोज में बदलना पड़ता है, तब जाकर हम इसको खा पाते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बताओ कौन सा, डी। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है। तो ये आप सभी के सामने आज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है कि प्रोटीन किस में बदलता है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि प्रोटीन, पहली लाइन यही बोली थी मैंने आज कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल में बदलता है, अमाइनो एसिड में बदलता है प्रोटीन। और प्रोटीन के सामने बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल। तो इसका जो आंसर आएगा बताओ कौन सा आएगा, बताओ डी आ जाएगा। अच्छा सवाल है बच्चों, ये आज आपकी क्लास थी और इस क्लास में आपके लिए 26 नंबर का सवाल आपके लिए होमवर्क है कि निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ा आकार किसका होता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, स्वादिष्ट भोजन को देख करके आमतौर पर आपके मुंह के अंदर पानी आ जाता है, तो ये कौन सा परिवर्तन है, घ्राण है, दृश्य है, हार्मोनल है या फिर तंत्रिका संबंधी प्रक्रिया है। फिर तीसरा सवाल है कि आपके पेट के अंदर बच्चों कौन सा एंजाइम होता है या कौन सा अम्ल होता है जो आपके पाचन में मदद करता है। इनमें से एक एंजाइम है आपका, है ना। 28 के बाद 29वां सवाल आता है कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या है, कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या है बच्चों। तो इसका जो आपको आंसर नहीं आएगा, तो लैक्टोज असहिष्णुता का मतलब है लैक्टोज, और लैक्टोज मतलब होता है बच्चों दूध, और दूध है तो इसका मतलब डेयरी से संबंधित होगा। मतलब ऐसी स्थिति जहां पर हम डेयरी प्रोडक्ट को हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर सकती, उनको पचाने में असमर्थ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बताओ, लैक्टोज असहिष्णुता कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं इसे,
लैक्टोज असहिष्णुता कहते हैं। और आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग, एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी कौन है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रकार आपके सामने बच्चों 30 प्रश्न आपकी क्लास में मैंने कराए और मुझे विश्वास है कि आज की क्लास आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी बच्चों। और इस क्लास में हमने बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के सवाल सीखे, बिल्कुल, और थ्योरी भी पढ़ी। तो ये हमारा टॉपिक था आपका पाचन तंत्र, जो कि मानव शरीर से रिलेटेड टॉपिक था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षा के लिए क्लास है, लेकिन सभी एग्जाम के लिए क्लास है ये। राजस्थान या इंडिया लेवल के वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। एक टॉपिक में एक क्लास में एक टॉपिक खलास कर रहा हूं। 15 दिन में आपका कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूं बच्चों। तो रोज रेगुलर आप शाम को 7 बजे मेरे साथ जुड़े। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगा। और जो बच्चे मेरे साथ क्लास में लगातार जुड़े हैं वो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे दिल को छूता है बच्चों और मुझे कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आपके कमेंट की मुझे जरूरत होगी, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। हर बच्चे के कमेंट का जवाब मैं खुद देने वाला हूं। तो आप सभी विद्यार्थी, निवेदन है कि हर बच्चा कम से कम 3 से 4 लाइन का कमेंट जरूर करेगा। जो इस क्लास को बाद में देखते हैं वो भी बिना कमेंट करे नहीं जाएगा भाई साहब, ये आपकी गुरु दक्षिणा है। और कल शाम को 7 बजे आप भी आए, दूसरों को भी लाएं। निपटाते हैं टॉपिक नंबर 2। सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।